लिट्टी चोखे के स्वाद के साथ जहां हमने पहले हिस्से में चर्चा की नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की जीत की, वहीं दूसरे हिस्से में चर्चा करेंगे तेजस्वी प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी की राजनीति की और बिहार में आगे की राजनीति की राह क्या होगी। और फिर से हमारे साथ मेहमान हैं राकेश कुमार झा और कृष्ण कुमार चौहान जी। राकेश जी, प्रशांत किशोर पांडे जिस तरह से बहुत बड़ा एक गुब्बारा बनाने में कामयाब रहे, एक उन्होंने हवा बनाई, लेकिन वो हवा पूरी तरह से धूल चाट गई। क्या लगता है क्या वजह रही? तरुण जी, इसके पीछे मैं कहूँगा चूँकि जिस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा और उन्होंने अपनी लीगेसी इस तरीके से क्रिएट की। मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ। इस तरह के कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में यदि मुझे कहा जाए तो बहुत ज़्यादा वायबल नहीं होता है, क्योंकि ये कोई खिचड़ी नहीं है। क्योंकि आपने चावल दाल और वो चोखा डाला और डीवीसी जो बिहार में कहते हैं भात दाल चोखा बनाए खा गए। यह एक सोशल खिचड़ी है, सोशल स्ट्रेटजी है और ये धीरे धीरे पकती है। जैसे बीरबल का खिचड़ी की आपने कहानी की बात सुनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने अपनी खिचड़ी पकाई है तो 20 साल से 40 साल से एक लंबे टाइम तक महात्मा गांधी जैसे शख्सियत को भी एक लंबा समय लगा। यानी जो पॉलिटिकल लोग हैं डेमोक्रेसी में जो काम करते हैं, जहाँ पे कोई फटाफट की राजनीति चटाचट की राजनीति नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने डिजिटल पॉलिटिक्स की बात की, जिसको मैं आज सुबह से कह रहा हूँ कि डिजिटल पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें भारत में सर्वाइवल नहीं है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इन्हीं की स्ट्रेटजी राहुल गांधी के संदर्भ में 000 और फिसिद्दी साबित हुई थी। तो ये जो कंसेप्ट है, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि आपने बहुत सारे विज्ञापन आते हैं कि आपके बाल उगा देंगे, आपके जो डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कैंसर सब ठीक कर देंगे, लेकिन उसकी साइंटिफिक फैक्ट्स डॉक्टर्स नहीं मानते हैं। तो पॉलिटिकल पंडित्स हों, रिसर्च स्कॉलर्स हो, एकेडमिशियंस हो, इस डिजिटल पॉलिटिक्स को कभी भी तवज्जो नहीं दिए। और हम लोगों का ऐसा भी मानना था कि मिनिमम से मैक्सिमम 5 सीटें मिल सकती है, 3 से 5 सीटें, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं था। और देखिए वो भी गणित जो है 0 पे साबित हुई। बिल्कुल, बीच में तो एक बार हवा बनी हुई थी कि 10 सीटों तक जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी रणनीतिक चूक जो हुई वो एक खास वोट बैंक को, एक पॉकेट को एड्रेस नहीं कर पाए। उनके पास एक पॉकेट से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगड़ा समाज आप जिस मिथिलांचल क्षेत्र से हम आते हैं, वहाँ अगड़ा समाज हमेशा राजनीति में उसकी भागीदारी बहुत बड़ी रही। वहाँ से 3 मुख्यमंत्री रहे। मैथिल समाज से भगवत आजाद, भले उनका क्षेत्र धनबाद था, लेकिन वहाँ उनका जो मूल यहीं से था, दरभंगा से। उसके अलावा मधुबनी से, झंझारपुर से जगन्नाथ मिश्र, विनोदानंद झा, इस तरह के लोग रहे। और लंबे समय से अगड़ा समाज, खासतौर पर ब्राह्मण समाज व राजनीति में हाशिए पर है। प्रशांत किशोर पांडे के जरिए ब्राह्मणों को एक बड़ा चेहरा मिल सकता था, अगड़ों को एक बड़ा चेहरा मिल सकता था। सवर्ण जो है प्रशांत किशोर पांडे के नेतृत्व में जो है उस एक नए आयाम की तरफ जा सकते थे, जिससे मुझे लगता है कि उन्होंने पांडे नाम हटाकर और ये जताकर कि वो अपने आप को ब्राह्मण कहलाने में संकोच करते हैं, उन्होंने एक बड़ी चूक की। और उसके अलावा जहाँ से वो उन्होंने जो कास्ट इक्वेशंस बनाई, वो इक्वेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। जैसे आप देखेंगे कि मधुबनी में बेनीपट्टी क्षेत्र में जो पूरी तरह से ब्राह्मण डोमिनेटिंग एरिया है, और उन्होंने वहाँ से एक मुसलमान को टिकट दिया। तो ये हमेशा 1 और 1 11 नहीं हो सकते हैं। ये एक समझने वाली बात है कि जहाँ ब्राह्मण डोमिनेटिंग है, वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट्स के बीच में ही बटेगा। वो किसी कीमत पे दूसरी विकल्प को नहीं चुनेगा। ऐसे में वहाँ मुसलमान वोट देकर उन्होंने सोचा था कि वो बहुत बड़ी रणनीति होगी, लेकिन वो बहुत ही फिसड्डी साबित हुई। तो आपको नहीं लगता इस तरह की रणनीतिक चूक उनके लिए जो है आत्मघाती साबित हुई? देखिए, शुरू से ही जो बाहर के पॉलिटिकल पंडित थे वो तो देख ही रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने दरभंगा में किसी मनोज झा को बनाया, जिस तरीके से आप देखेंगे मधुबनी में तो किसी और, तो उन्होंने स्कूल जो लॉबी थी उनको पकड़ा। और उनको लगा कि यदि हम शिक्षा की बात करें और पलायन की बात करें और एक स्मार्टनेस के साथ हम बात करें तो शायद वो कन्वर्जन हो सकता है। और मैक्सिमम जो चेन ऑफ जो पॉलिटिकल उनके जो अलाइनमेंट्स बने थे इसी तरीके से बने। और आपने बिल्कुल सही कहा है, जिसकी चर्चा आपने बेनीपट्टी में की है, जहाँ पे पहले के जो कैंडिडेट थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। कई ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जो उनके साथ जुड़े और फिर उनको बोला गया कि आपको हम टिकट नहीं देंगे। तो उनकी कहीं ना कहीं पर्सनल मोनोपोली, और मुझे लगता है कि सोशल इक्वेशंस में उनको समझने में काफ़ी भूल हुई। इसके पीछे मुझे लगता है कि जो व्यूज उनको मिलने लगे, जो थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो सभी पॉलिटिकल रैलीज में जाती है, लेकिन कर्मजन वहीं पे होता है जहाँ उनके दिल में वो बसता है। तो बिल्कुल ही उनकी पॉलिटिकल, सबसे बड़ी बात है कि जो तवे की रोटी है, पॉलिटिकल तवे की रोटी, वो कम से कम 10 साल की आपकी तपस्या मांगती है। जैसे कहा जाता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करें तो 3 साल का लेके चलें, ये कोई ऐसे गेम नहीं है। तो मुझे इसी बात का अंदेशा था, जो कि साबित भी हुआ। इतना जल्दी आपको जनमानस में कोई आदमी सरों पे या आपको प्रशासन चलाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हो चौहान साहब, सकता। आपको कहा लगता है प्रशांत किशोर कहाँ चूक गए?
देखिए, प्रशांत किशोर जो है एक रणनीतिकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन बनने में जो मेहनत करनी पड़ती है, जो चप्पल घिसनी पड़ती है, एक आम आदमी या कोई भी एक जो बनता है पॉलिटिशियन ऐसे ही नहीं बन जाता। पहले वो पार्टी के लिए कार्य करता है, वर्कर बनता है। प्रशांत किशोर ने कोई शॉर्टकट लगाएंगे, राजनीति में आ जाएंगे? शॉर्टकट से कभी राजनीति हो ही नहीं सकती। तो शायद इस वक्त समझ नहीं पाए, डॉक्टर भी बीमार पड़ता है, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता, ना ही अपने बाल खुद नहीं काट पाता। तो जो रणनीतिकार है जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी रणनीति बना के चुनाव भी जीते। ऐसे ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने रणनीतियां बनाई, शिव खेड़ा जैसे लोग जो चुनाव नहीं जीते। बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है प्रशांत किशोर का कि वो बड़बोले हो गए थे। आपने मीडिया में कई सारे इंटरव्यू देखे होंगे प्रशांत किशोर के, कि किसी को मीडिया वाले को कह देना कुछ भी, अरे अरे आप तो वो हो, आप ये हो। तो मतलब उनके इतना बड़बोलापन हो गया कि मैं तो रणनीतिकार था, मैंने ममता बनर्जी को जिता दिया, मैं मोदी के साथ रहा, मैं इनके अपने मुख्यमंत्री सीएम ये नीतीश कुमार के साथ रहा। बड़ापन का लेवल उनका ये हो गया था, कहते थे जेडीयू 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो आने वाले दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी, उससे तो 3 गुना ज़्यादा ले आए। एक बार ममता बनर्जी जब इनके लास्ट में ममता बनर्जी के रणनीतिकार थे, तो ममता बनर्जी के टाइम पे इन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 सीट से ऊपर नहीं जाएगी। वो उनकी एक बात पूरी हो गई, और इनकी अभी तक कोई बात उसके अलावा कोई पूरी नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर को तो मतलब इनके इनमें एक गुब्बारा, मतलब हवा का शुरू में तो लगा कि हाँ हाँ प्रशांत किशोर हैं, कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन धीरे 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 वो डाउन होते चले गए, और लास्ट में अब आप खुद ही देख रहे हैं 0-0 है बिल्कुल। और बड़े की बात चली, बड़े बड़े नेताओं की बात चली, तो उसमें एक नाम और है, मुकेश सहनी वीआईपी। बड़े वीआईपी नेता थे, लेकिन आज जो है उनकी मिट्टी पलीद हो गई। पहले से घोषित डिप्टी सीएम थे, और जो है उसके बाद अब उनके उनके पास मंत्री तो छोड़ी, संतरी बनने का भी मुझे लगता नहीं कोई अवसर आएगा इस चुनाव में। तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है आप उसको दूसरी तरह से देखिए। इसमें बीजेपी ने, अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ली। बीजेपी सबसे बड़ा काम ये करती है कि पहले अपने मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं खोलती, और यही काम उन्होंने बिहार में भी किया। अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को हाँ ना हाँ ना हाँ ना ये करते रहे, तो इसका देखो फायदा हो गया। उन्होंने क्या करा, पहले ही सीएम ये होगा, डिप्टी सीएम ये होगा, दबाव डालना शुरू कर दिया, राहुल गांधी से मिलना शुरू कर दिया, तेजस्वी यादव का मैं सीएम बनूंगा, रूठ गए, कई बार हो गया उनके साथ, ये हो गया। अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कोई नाम घोषित नहीं किया था पहले। हरियाणा में पहले वो सीएम थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहता कि उसकी बैठक होगी तब करेंगे। यूपी में पहला चुनाव जो हुआ था, पहले चुनाव में किसी का नाम घोषित नहीं था, योगी बने। बीजेपी की रणनीति रही है, एक शुरू से नीति रही है, जहां बीजेपी सत्ता में पहले नहीं आई होती वहां वो सीएम कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं करते, जहां सत्ता में आते हैं वहां इस पर विचार किया जाता है, उसमें अलग तरह की रणनीति बनाई जाती है। सस्पेंस रखा जाता है, और वो सस्पेंस पब्लिक को इसलिए सस्पेंस रखा जाता है कि भाई ये भी बन सकता है, तो सारे कार्यकर्ता उसी हिसाब से मेहनत करते हैं कि भाई हमारा भी सीएम बनता सबको अपने अपने क्षेत्र के पॉकेट्स के वोट मिलते हैं। जैसे हरियाणा में था, हरियाणा में 5-6 सीएम दावेदार थे, सबके क्षेत्र में जाकर है इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी मंत्री तो बन ही गए सबके सब। तो इस लिहाज से उन्होंने सभी क्षेत्रों से वोट बटोर लिए। खैर, अब बात चली है चिराग पासवान पर, अब आएंगे। चिराग पासवान का जो प्रदर्शन है, आपको क्या लगता है उनको उसका क्या इनाम मिल सकता है? चिराग पासवान जी, जिस तरीके से उनका दलित वोट उनके पिताजी की लीगेसी के टाइम से है, तो जाहिर सी बात है कि उनको पहले भी यहाँ पे केंद्र में मंत्री बनाया गया है, और वहाँ भी जो सरकार बनेगी तो जिस तरीके से उनकी सीट शेयरिंग हुई है, उस रेशियो में मिनिस्ट्रीज में भी, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की जो है पार्टी उसको हो, या हम की जो पार्टी है, तो ये तमाम जो इनके घटक हैं, जो मेजर 2 के अलावा 3 घटक हैं 5 पांडव के रूप में, तो सबको मुझे लगता है कि मिनिस्ट्रीज मिली गई। क्योंकि मिनिस्ट्रीज मिलने का मतलब है कि आपको दायित्व भी दिया गया, और जो एक सबके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी होते हैं कि हमें मंत्रालय मिले, तो उनको मंत्रालय भी मिलेगा, और वो बिल्कुल संतुष्ट होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जीत इन सभी ने सम्मिलित रूप से किया है, तो कोई असंतोष नहीं होगा। राकेश जी, बीच में जी रोकना चाहूँगा। मेरा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन भी सकते हैं इस कंडीशंस में, जब उनको लगेगा कि हमें कोई आगे चल के कुछ काम करना है। लेकिन यह भी एक पर्सनल चॉइस होती है चौहान साहब, क्योंकि जो दिल्ली की राजनीति कर रहा है, दिल्ली में जो अपनी चीज़ें देख रहा है, क्या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो क्या वहाँ पे जाके एज ए डिप्टी सीएम वो काम करना चाहेंगे? यदि उनके हृदय में ये बात है कि नहीं, हमें बिहार की सेवा करनी है, बिहार में रह के सेवा करनी है, तो रिजाइन मार के वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो लेकिन चुनाव में लगातार एक बात चल रही थी कि चिराग को बीजेपी सीएम भी बना सकती है, इसकी कितनी संभावना देखते हैं आप? सीएम की संभावना बिल्कुल मैं समझता हूँ नगण्य है, क्योंकि ऑलरेडी जेडीयू के पास भी अच्छे नंबर्स हैं, और आपको नहीं भूलना चाहिए कि जेडीयू जिस तरीके से मतलब एक तरीके के उनके पास नंबर हैं, तो फिर महागठबंधन की भी चीज़ें हैं, दोनों का आप जोड़ लें, दोनों के यदि आप जोड़ लेंगे तो 243 बट्टे कितना होता है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और इक्वेशंस वहाँ भी
न्यू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स की भी बन सकती है, क्योंकि एक मतलब एक है तो इस तरीके से मुझे नहीं लेकिन लगता है। स्टेबल नहीं रहेगी। मुझे जो लगता है, मैं जो समझता हूँ, हिसाब लगा कर देख लो जो भी आता है, लेकिन तू मेरे बगैर गिनती में रह नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार के बिना बीजेपी आगे बढ़ना चाहेगी। हाँ, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी एक विश्वसनीय अलाय हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के, हाँ, और अलायंस ऑफ ट्रस्ट है ये। और नीतीश कुमार के बगैर ये लंगड़ी सरकार हो सकती है, और ऐसी सरकार चलाना नहीं चाहेगी बीजेपी। होने की बात नहीं, एक ट्रस्ट है बीजेपी को। केंद्र में भी दिक्कत हो सकती है और राज्य में भी दिक्कत हो सकती है। केंद्र में बिल्कुल दिक्कत होगी, क्योंकि केंद्र की सरकार, तो इसलिए ऐसा इक्वेशन बन रहा है कि यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तेजस्वी के बारे में भी आपने बात जो किया, तो उसमें ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वोट बैंक को एक साथ नहीं रख पाए, और उनकी स्ट्रेटजी जो है वो वन मैन शो रह गई। अच्छा, एक बड़ा कारण क्या समझते हैं कि दोनों युवा नेता हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी। चिराग पासवान लगातार पिछले कुछ समय से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों को लुभा पा रहे हैं, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख पा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी नहीं रख पा रहे। तेजस्वी बार बार बनकर बिखर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह यह भी हो सकती है कि एक जो पॉलिटिकल लीगेसी है वो बहुत अच्छी नहीं रही है गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में, मैं कह रहा हूँ। उनके ऊपर जो आरोप है परिवार के ऊपर, वो भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। और इसके अलावा जो मुझे लगता है इनके जो सलाहकार हैं, जैसे उन्होंने कहा कि घर के अंदर जयचंद आ गए हैं, तो इस तरह के जयचंदों के जो सलाहकार हैं, जयचंद रूपी जो उनके पास लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो मीडिया फेस हैं, बाकी लोग हैं, तो मुझे लग रहा है इनको अपना रिवाइव करने की जो दूसरी बात कि ये अटैकिंग मोड में पॉलिटिक्स नहीं होती है। किसी एक कास्ट विशेष को, एक जाति विशेष के लोगों को आपके प्रवक्ता आते हैं और कास्ट प्रिविलेज वालों ऐसे करके तमाम ऐसी चीज़ें, तो ये चीज़ें जो होती है ना कहीं समाज में विद्वेष की राजनीति को फैलाती है। यहाँ पे आपको लोगों को जोड़ना नहीं है, मतलब जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। मतलब बिल्कुल, ये राकेश जी, चीज़ है। जिस तरह से आपने टैगिंग की बात की, तो आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस अपने आप में एक बड़ा फैक्टर थी, और मुझे लगा कांग्रेस तो लाइबिलिटी साबित हुई है आरजेडी के लिए। और कांग्रेस के जो नेता रहे राहुल गांधी, वो लगातार आए बिहार, तो उन्होंने छठ जैसे पर्व पर भी टिप्पणी की, जो टिप्पणी कम से कम बिहार में तो स्वीकार्य नहीं हो सकती है। मुझे लगता है इसका भी एक चुनाव में बड़ा असर रहा। और लगातार वो भी जिस तरह से जातिगत जनगणना के नाम पर एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, एक बड़े वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है इन सब वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है? आपका लिट्टी चोखा इतना स्वादिष्ट है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा जैसे राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि सचिव पदों पे भारत सरकार में सवर्णों का आधिपत्य है। अब मान के चलिए, इससे आप क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं, किसी सवर्ण को, पिछड़े वर्ग को? जब ये राष्ट्र बना, समाज बना, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हॉब्स लॉ के रूसो ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बना के और पूरे समाज को, राष्ट्र को बनाया, तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक वर्ग विशेष को जाति आरक्षित हम गणना करेंगे, सवर्ण ऐसे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज में मैसेज खराब जाता है। और वो एक विभाजनकारी जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जब आया था 1909 में, जिस तरीके से कॉमनवेल्थ अवार्ड्स दिए गए थे 1932 में, तो ऐसे करके भारतीय पॉलिटिक्स को आप लंबे समय तक, जैसे इन्होंने कहा कि माई का इक्वेशन, तो माई का इक्वेशन का नहीं होगा। आपने उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं की जा सकती है, उसमें वो कहा गया कि इस तरह के लोगों को हम साफ कर देंगे, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके जो है दिन लद गए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, सेकेंड एंड थर्ड द मेरिटोक्रेसी। आप मेरिट पे आइए। यदि मैं अच्छा हूँ, हम 3 लोग हैं, चौहान साहब हैं, तरुण जी हैं, राकेश हैं, और यदि वोटिंग की बात आई तो चौहान साहब को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनकी वो खूबी है, वो वहाँ पे उनकी जाति पाति धर्म मजहब ऊपर है। और आप देखिए उसी मिथिलांचल में एक जो आसिफ मोहम्मद जीता है बिस्पी से, तो वहाँ पे तो योगी जी स्वयं गए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन चूंकि उनके बारे में एरोगेंसी की कुछ बातें आई, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो वो पहला 25-30 साल का नौजवान लड़का जीत गया है। तो कहीं ना कहीं वो समा चकेवा अपने यहाँ होता है, समा चकेवा में भी वो जाके पार्टिसिपेट किया, वो काली मंदिर में जाके गया, तो मुस्लिम फेस होने के बाद भी उसने ऐसे लोगों का दिल जीता जो हिंदू रहते हुए भी, चाहे समा चकेवा खेला हो, चाहे काली मंदिर में पूजा में गया हो, उसने अपनी फेस वैल्यू चेंज किया, तभी जाके इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें काम की बेहतरी को चुनना चाहिए। बिहार में हमेशा लोकतंत्र की पाठशाला रहा है, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता रहा है, और इस चुनाव ने भी बहुत कुछ पढ़ाया है। चौहान साहब, इस चुनाव से हम जो सबसे बड़ा पाठ जो अब अगले 2027 के लिए और 26 के लिए है, बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
बिहार एक सिरे से उत्तर प्रदेश से लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस जीत का क्या असर होगा, और एक सिरे से बंगाल से लगता है सीमांचल में भी बीजेपी को जीत मिली है, तो इस पे बंगाल पर क्या असर रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात मैं कहूँ, दीदी को अब डरना चाहिए, क्योंकि इस बार दीदी ये ना सोचें कि इस बार बीजेपी पीछे हट जाएगी। पिछली बार तो दीदी हारते हारते रह गई, लेकिन इस बार बीजेपी छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एसआईआर का मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया, पुरजोर से उठाया, लेकिन अब पूरे देश में हो रहा है एसआईआर, और बंगाल में जितने भी वोटर हैं इस तरह के जो फर्जी वोटर हैं, सब खत्म हो जाएंगे, और दीदी का जो आधिपत्य है सब। लिट्टी चोखा ठंडा हो रहा है, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए का भी लिट्टी चोखा ठंडा हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश के बारे में बता दें बहुत शॉर्ट में कि उत्तर प्रदेश पर इस जीत का क्या असर है? रोड मैप तैयार हो चुका है बिहार से, बाबा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यूपी में अब बाबा ही रहेंगे यूपी में। अगली बार 100% मैं करूँ, बाबा ही जीतेंगे, और बम्पर वोटिंग से जीतेंगे। जो बिहार के अंदर हुआ, जो परसेप्शन बन रहा था कि बीजेपी कांटे की टक्कर है, ये है, कुछ नहीं हुआ, एक तरफा। अब यूपी और बिहार दोनों लगे हुए प्रदेश है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसी भाषाएं हैं उधर, पूर्वी यूपी और बिहार की। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होना है। कुछ नहीं होना है, बाबा जीतेंगे, बम्पर वोट, और वहीं से फिर दिल्ली तक का रास्ता भी तय हो जाएगा। तो आज का जनादेश का संदेश, बिहार में बहार है, एक बार फिर 25 से 30 तक नीतीश कुमार है। तो आप भी खाइए लिट्टी चोखा, हम भी खाते हैं लिट्टी चोखा, और अगले शो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।